एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग पदार्थ विज्ञान पेपर 2 के अध्याय अध्याय 12वां जो किताब प्रत्यक्ष प्रमाण शुरू किया था। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को देख लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंद्रिय। ठीक है, तो इंद्रिय में हम लोग क्या क्या देखना है इसको देख लेते हैं। हाईलाइट्स क्या क्या है। इंद्रिय के लक्षण, इंद्रियों के भेद, पंचपंचक, इंद्रियों का पंचभौतिकत्व, इंद्रियों का तुल्य योनित्व, इंद्रिय प्रायकारित्व, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, त्रयोदश कारण। ठीक है, अंतःकरण की प्रधानता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंद्रिय। तो सबसे पहला जो टॉपिक हो गया इंद्रिय के लक्षण। क्या लिखा गया? पुरुषस्य विषय ज्ञानार्थ कामार्थ व स्वाधीनीभूत शरीर भाव विशेष इंद्रिय, जो शरीर भाव विषय ज्ञान के लिए या कर्म के लिए पुरुष की सहायता करते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, चरक संहिता में इंद्रियों को चैतन्य का चिन्ह कहा गया। से इंद्रियम चैतन्यम द्रव्यम, चरक संहिता में इंद्रियों को भौतिक पंचभूतों पंच महाभूतों से बना हुआ कहा गया है। सभी इंद्रियों में एक एक महाभूत की अधिकता होती है। ठीक है, जो इंद्रिय जिस महाभूत की अधिकता से बनी है वह उसी महाभूत के विषय को ग्रहण करती है। सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को अहंकार से निर्मित माना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने एक स्थान पर इंद्रियों को अहंकारिक माना है। ठीक है, कौन सा? सुश्रुत स्थान 1/4 पे, परंतु अन्य स्थान पर इन्हें भौतिक माना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है इंद्रियों के भेद। ठीक है, इंद्रियों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? ज्ञान इंद्रिय या बुद्धि इंद्रिय, कर्म इंद्रिय या और लास्ट क्या है? उभय इंद्रिय। तो चलिए आइए देखते हैं इंद्रियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, 5 कर्म इंद्रिय होती है और एक उभयात्मक इंद्रिय जो कि होता है मन। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं सभी को। सबसे पहले क्या है? ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां 5 होती है, इन्हें ही बुद्धि इंद्रियां भी कहते हैं। ठीक है, यथा कौन कौन से हैं? कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्रमशः इनके विषय हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां और ये क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्रमशः इनके विषय हैं। ठीक है, इन्हें इंद्रियार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। तत्र चक्षु श्रोतम घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंचे इंद्रियाणि। ठीक है, चलिए तो सूत्र का आगे क्या है। नेक्स्ट क्या है आपका? है कर्म इंद्रिय। जिन इंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्म इंद्रिय कहते हैं। इनकी संख्या भी 5 होती है, यथा वाक या वाणी, पानी या हाथ, पाद या पैर। ठीक है, पायु या गुदा, उष्टा या मूत्रेंद्रिय। ठीक है, तो ये सब होते हैं। कौन कौन से हैं? वाक या वाणी बोलो, पानी या हाथ उसको बोलो, पाद या पैर बोलो, पायु या गुदा बोलो, उष्टा यानी मूत्रेंद्रिय। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। पायु और उपस्था का कार्य मल मूत्र का त्याग करना है। ठीक है, पायु और उपस्था। हाथ का कार्य ग्रहण और धारण करना है, जीवा वाक इंद्रिय। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका है? उभय इंद्रिय। जिस तरह मन ज्ञान इंद्रियों का प्रवर्तक है उसी तरह कर्म इंद्रियों का भी प्रवर्तक है। अतः मन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों है, इसलिए मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? मन ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय भी है, उभय इंद्रिय भी है और अति इंद्रिय भी है। प्रत्यक्ष इंद्रिय केवल अपने विषयों को ही ग्रहण करती है तथा बाह्य विषयों तक ही सीमित है, परंतु मन इन सब इंद्रियों के विषय को ग्रहण करते हुए अंतरंग विषयों की अनुभूति भी करता है, अतः मन को अति इंद्रिय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचपंचक। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में इंद्रिय पंचपंचक का वर्णन आया है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के द्रव्य, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ और 5 इंद्रियों की बुद्धि को पंचपंचक कहा गया। ठीक है, क्या क्या कहा गया? 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, जो कि ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्रव्य को, उनके अधिष्ठान को और उनके अर्थ को और लास्ट में उनके बुद्धि को, इन्हीं को मिला के कहा गया है पंचपंचक। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या बताया गया? तत्र चक्षु श्रोतम घ्राणम रसनम स्पर्शनमिति पंच इंद्रियाणि। चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ये 5 इंद्रियां। ठीक है, पंच इंद्रिय द्रव्याणि ख वायु वायुर्जयति ति रापो भूरिति। ठीक है, पंच इंद्रियों के द्रव्य क्या है? ख यानी आकाश, वायु ज्योति यानी अग्नि, अप यानी जल, भू यानी पृथ्वी। ये पांचों इंद्रियों शोर, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण के क्रमशः 5 द्रव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है? पंच इंद्रियानि अधिष्ठानी अक्षिणी कर्णव नासिके जीवात्मक चेती। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठान, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, जीवा और त्वक। ठीक है, पंच इंद्रियार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा। ठीक है, 5 इंद्रियार्थ के 5 अर्थ विषय। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के 5 अर्थ हैं। पंच इंद्रिय बुद्धि है, चक्षु बुद्धि है आदि का ता पुनर इंद्रियार्थ सत्व आत्मा सन्निकर्षजा क्षणिका निश्चयात्मिक काश्च। चक्षु बुद्धि आदि 5 इंद्रिय बुद्धियां होती हैं। इंद्रिय इंद्रियार्थ मन और आत्मा के संयोग से इंद्रिय बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्षणिक और निश्चयात्मक भेद से 2 प्रकार की होती है। इस प्रकार पंचपंचक का वर्णन चरक संहिता में किया गया है। तो अब देख लेते हैं इंद्रिय पंचपंचक क्या है। पंच इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, पंच इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिय अधिष्ठान है, पंच इंद्रिय अर्थ है, पंच इंद्रिय बुद्धि है। तो पंच इंद्रिय कौन है? श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। इंद्रिय द्रव्य क्या है? ख वायु अग्नि जल पृथ्वी। अधिष्ठान क्या क्या होते हैं? कर्ण, त्वचा, अक्षि, जीवा और नासा। अर्थ क्या उनके? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इंद्रिय बुद्धि कौन सी है? श्रोत बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि और घ्राण बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग, इंद्रियों का पंचभौतिक तौर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया है?
आयुर्वेद ने इंद्रियों को भौतिक माना है, ठीक है, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति पंच महाभूत से मानी गई है। न्याय, वैशेषिक और वेदांत दर्शन ने भी इंद्रियों को भौतिक माना है। पांचों इंद्रियों पांचों महाभूत से बनी है, फिर भी पांचों इंद्रियों क्रमशः एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है। जिस महाभूत की प्रधानता होती है उसे उसी निष्कर्ष इंद्रिय मानी जाती है, ठीक है। श्रोत इंद्रिय में आकाश महाभूत की, त्वगे में वायु महाभूत की, चक्षु इंद्रिय में अग्नि महाभूत की, रसेन इंद्रिय में जल महाभूत की और घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, ठीक है। नोट क्या दिया है, व्यपदेश अस्तु भूयसा न्याय, जिसमें जिसकी अधिकता होती है उसी के नाम से वह कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंद्रिय के तुल्य योनित्व, ठीक है। तुल्य योनि होने से अपने अपने महाभूतों में आश्रित रहने वाली इंद्रिया इंद्रिय अर्थों का ही ग्रहण करती है। एक महाभूत से उत्पन्न हुई इंद्रिया दूसरी महाभूत से उत्पन्न होने वाली इंद्रिया अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती, ठीक है। आकाश महाभूत से उत्पन्न हुई श्रोत इंद्रिया आकाश से उत्पन्न होने वाली शब्द इंद्रियात को ग्रहण नहीं करती, ग्रहण करती है, ठीक है। वे रूप को ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि वे इंद्रियात और इंद्रिय एक ही महाभूत से उत्पन्न हुई। दूसरे से उत्पन्न हुई इंद्रिया दूसरों के अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है आपका है, इंद्रिय प्राप्य कारित्व, ठीक है। इंद्रियों का अपने विषयों से सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है। इंद्रियों का इंद्रिय अधिष्ठान से निकलकर अपने विषयों का ज्ञान करना इंद्रिय प्राप्य कारित्व कहलाता है। चक्षु प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि चक्षु इंद्रिय अपने अधिष्ठान नेत्र अक्षी गोलक से निकलकर अपने विषय तक जाती है, रूप का ज्ञान होता है, परंतु अन्य इंद्रियों के साथ ऐसा नहीं होता। श्रवण प्रत्यक्ष से शब्द स्वयं कानों तक आते हैं और उनका श्रवण इंद्रिय से सन्निकर्ष होता है, यह शब्द का ज्ञान होता है। कुछ ऐसी स्थिति अन्य इंद्रियों के साथ भी होती है। कुछ आचार्य सभी इंद्रियों को प्राप्यकारी मानते हैं। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, ठीक है। आइए देखते हैं इस टॉपिक को, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या लिखा गया इसमें, इंद्रियों का अपने विषयों से सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है। इंद्रियों का अपने विषयों से सन्निकर्ष 6 प्रकार से होता है, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेषवा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं संयोग सन्निकर्ष। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने अत्र यह सन्निकर्ष स संयोग सन्निकर्ष, ठीक है। अर्थात इसका कहने का क्या मतलब है, चक्षु का घट से जो संयोग होता है उसे संयोग सन्निकर्ष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूपस्य प्रत्यक्षम येन भवति स संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। कहने का तात्पर्य है द्रव्यों में रहने वाले गुणादि में जब इंद्रियों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। चक्षु का घट के रूप से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था इसमें, चक्षु का घट से संयोग होता है, ठीक है। तो यदि कोई घट है, ठीक है, उसको आंखों से यदि देखा जाए तो वो जो संयोग हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं, संयोग सन्निकर्ष, ठीक है। यदि वही चक्षु उसके रूप को ग्रहण करेगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। रूपत्व जात्य प्रत्यक्षे यो सन्निकर्ष भवति स संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। द्रव्य के रूप में रूपत्व या यह जाति विद्यमान रहती है। वस्तु के रूपत्व जाति से इंद्रियों के संयोग को संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। चक्षु का घट के रूपत्व के से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। तो उसके घट के रूपत्व के संयोग से क्या होता है, संयुक्त समवाय संवेद समवाय कहते हैं। समवाय सन्निकर्ष देखते हैं, कर्णेन शब्द से प्रत्यक्षस्ति समवाय सन्निकर्ष। कर्ण का शब्द से संयोग समवाय सन्निकर्ष होता है। तो जो कर्ण है, कर्ण का शब्द से जो संयोग होता है उसको क्या कहते हैं, समवाय सन्निकर्ष। नेक्स्ट क्या है, संवेद समवाय सन्निकर्ष। शब्दत्व साक्षात्कारो कार्य यो सन्निकर्ष स संवेद समवाय सन्निकर्ष। शब्द में शब्दत्व यह जाति विद्यमान रहती है, शब्द के शब्दत्व जाति से इंद्रियों के संयोग संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। कर्ण का शब्द के शब्दत्व से संयोग क्या होता है, संवेद समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। जो लास्ट वाला क्या था, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। अभाव प्रत्यक्षे यो सन्निकर्ष स विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। कहने का तात्पर्य है अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहते हैं, ठीक है। जमीन पर घोड़े के अभाव को ज्ञान विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहते हैं, ठीक है। अगर इसको सही से देख लें फ्लो चार्ट के हिसाब से, तो चक्षु इंद्रिय के लिए जो बताया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो घट से जो संयोग हो रहा है उसको क्या कहेंगे, संयोग सन्निकर्ष, ठीक है। घट के रूप से जो संयोग हो रहा है उसको क्या कहेंगे, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। घट के रूप की रूपत्व जाति से जो संयोग हो रहा है उसको क्या कहेंगे, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। और लास्ट में क्या है, घट के अभाव से जो सन्निकर्ष हो रहा है उसको क्या कहेंगे, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, ठीक है। तो ये चक्षु इंद्रिय के द्वारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका है जो कर्ण इंद्रियों द्वारा जो बताया गया, ठीक है। क्या बताया गया, सबसे पहले है शब्द जो कर्ण दिखाएगा संयोग होगा उसको क्या कहेंगे, समवाय सन्निकर्ष। और उसी शब्द के शब्दत्व जाति को, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, संवेद समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, त्रयोदश कर्ण, ठीक है। ज्ञान उत्पत्ति के साधन को कर्ण कहा जाता है, ठीक है। ये 13 होते हैं, कौन कौन से हैं, कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण, वाक, पानी, पाद, वायु, उष्ठ, महान, अहंकार और मन, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या क्या कहने का मतलब है। त्रयोदश कर्ण में कर्म इंद्रिय का कार्य अपने अपने विषयों का आहरण करना, मन बुद्धि और अहंकार का कार्य शरीर को धारण करना तथा ज्ञान इंद्रिय का कार्य अपने अपने विषय को प्रकाशित करना है, ठीक है। चरक संहिता ने द्वादश
करण माने हैं मन, बुद्धि, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय को बाह्य कारण कहते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक है अंतःकरण की प्रधानता, डोमिनेंस ऑफ अंतःकरण। बाह्यकरण से अंतःकरण प्रधान होते हैं। ठीक है। अंतःकरण की प्रधानता निम्नलिखित बातों से सिद्ध होती है। तो अंतःकरण की प्रधानता किन बातों से सिद्ध होती है देखते आइए। बाह्यकरण स्वतंत्र रूप से अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की सहायता की आवश्यकता है। अंतःकरण स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते हैं। ठीक है। उन्हें बाह्यकरण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाह्य इंद्रिय केवल वर्तमान का ज्ञान ही कर सकती है। अंतःकरण भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान करा सकता है। संकल्प, स्वाध्या अध्या अध्यवसाय व अभिमान क्रमशः मन, बुद्धि और अहंकार की वृत्ति होने से अंतःकरण अंतःकरण प्रधान है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या है, इंद्रिय पार्ट जो कि प्रत्यक्ष चैप्टर का बी पार्ट था, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का प्रत्यक्ष प्रमाण समाप्त होता है। ठीक है। आइए इसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, क्या क्या कह सकते हैं इसमें प्रश्न, प्रत्यक्ष शक्ति निवृत्ति लिखते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण लिखें। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों का विस्तार में वर्णन करें, ये भी आ सकता है। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में उपयोगिता का वर्णन करें, ये भी लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष निवृत्ति कारण का विस्तार में वर्णन करें, ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है। और क्या है, इंद्रियों में अगर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उदाहरण सहित स्पष्ट करें, त्रयोदश करण को स्पष्ट करते हुए अंतकरण की प्रधानता वर्णित करें। ठीक है। इंद्रियों का पंच भौतिक स्पष्ट करें और इंद्रिय पंचपंचक का वर्णन स्पष्ट करें। ठीक है। और क्या है, इंद्रियों के भेद। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है फिर।